नमस्कार साथियों। साथियों, हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चर्चा कर रहे हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारिक राजनीति पर। और आज हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट या नेम भी कहते हैं। तो ये आपको छोटी-छोटी बातें तो पता है और नेम के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि नेम एक ऐसा संगठन है या ऐसी गुणनिरपेक्ष ऐसी विदेश नीति है जिसे कहते हैं कि ये भारत की विश्व को देन है। यानी कि इसको इसका नाम आते ही कहीं न कहीं विश्व को हमने भी कुछ दिया है, हमारी कॉलर थोड़ा ऊँचा हो जाती है। ये नेम विकासशील देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसमें देखा जाए वर्तमान में 120 देश सम्मिलित हैं, 20 पर्यवेक्षक भी हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। और इतनी बात है कि 2 यूरोप के देश भी शामिल हो चुके हैं, तो ये भी आपको थोड़ा-सा पता रहना चाहिए। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आपको छोटी-छोटी चीज़ें तो क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गहन रूप से और भी अधिक बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेम की नीति क्या है? नेम की नीति कैसी नीति है? गुणनिरपेक्ष नीति है क्या? कहते हैं गुणनिरपेक्ष नीति सामाजिक न्याय पर या न्याय पर आधारित सक्रिय विदेश नीति है। ये तटस्थता की नीति नहीं है, ये चुप रहने की नीति नहीं है, बल्कि न्याय के साथ देते हुए सक्रिय विदेश नीति अपनाना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत 250 वर्षों के उपनिवेशिक शासन के बाद स्वतंत्र हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम महाशक्तियों के चंगुल में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए हमने सैनिक शीत युद्ध का विरोध किया और हमने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। तो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि तत्कालिक समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था वो शीत युद्ध वाला था और हम शीत युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे, सैनिक गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहते थे। हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर अपना विकास करना चाहते थे। इसलिए हमने और हमारे जैसे जो अन्य विकासशील देश हैं, उन सब ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं, धीरे-धीरे दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं गुणनिरपेक्ष आंदोलन पर। तो आप थोड़ा लिख के भी मैं बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। गुणनिरपेक्ष आंदोलन, नेम, नॉन अलाइनमेंट, तो इस पर चर्चा हमें करनी है। गुणनिरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील देशों का संगठन है। जिसमें 20 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल हैं। राष्ट्र भी हैं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इससे जुड़े हुए हैं। ये बेसिक ढांचा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, क्या नहीं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इससे जुड़े हुए हैं। ये जब ढांचा आपको क्लियर रहेगा तभी आप कहीं न कहीं आगे बढ़ने वाले होंगे साथियों, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। इसमें से सबसे अधिक कहते हैं 53 अफ्रीकी देश हैं और 2 यूरोप के भी देश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेलारूस और बेसिकली कहते हैं 53, तो इसमें 53 अफ्रीकी राष्ट्र हैं 120 में से। इसमें का मतलब है 120 में से 53 सबसे अधिक अफ्रीकी राष्ट्र हैं। हर छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। 2 यूरोप के राष्ट्र भी हैं। तो यूरोप के कौन से हैं? बेलारूस और अजरबैजान, तो ये भी ध्यान रखना है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब आगे साथियों हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में कि जो नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था?
आंदोलन शब्द का, नेम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लिस्का। जबकि गुणनिरपेक्ष नीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीपी मेनन ने किया था। ये दो बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज ध्यान रखनी है कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन और नीति भारत की ही विश्व को देन है। किसकी देन है? भारत की है। ये भी आपको समझ आना चाहिए। अगला क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा अर्थ क्या है? ये भी हम परिभाषा और अर्थ ये भी जानने चाहिए। देखो साथी, इसकी परिभाषा अर्थ जानने का पूरा हमें विश्लेषण एक एक चीज का करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हर चीज को समझना चाहिए। वास्तव में गुणनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है 1 सितंबर 1961 से मानी जाती है। वास्तविक स्थापना की तिथि भी कहें तो इसकी स्थापना कब से मानी जाती है? 1 सितंबर 1961 से। ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसकी स्थापना के समय से ही इसकी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग अर्थ भी बताया है। पहले इसकी सामान्य परिभाषा क्या है? सामान्य परिभाषा आप जानने की कोशिश करना। इसका तात्पर्य है गुणनिरपेक्ष नीति न्याय पर आधारित सक्रिय विदेश नीति है। कैसी नीति है? सक्रिय विदेश नीति है। तटस्थता की नीति नहीं, चुप रहने की नीति नहीं है, अलग थलग रहने की नीति नहीं है, बल्कि न्याय का पक्ष लेते हुए सक्रिय भागीदारी की नीति है। यह तटस्थता की नीति नहीं। फिर जो नासिर थे, इसके संस्थापक भी थे, मिस्र के नेता नासिर, इसे धनात्मक तटस्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक तटस्थता। अब कुछ लोग ऐसे बताने की कोशिश करते हैं, इसे धनात्मक तटस्थता बताने की कोशिश करते हैं। फिर एक गाउफ्रे जॉनसन थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी। गाउफ्रे जॉनसन इन्होंने 1983 में एक किताब लिखी थी, एफ्रो एशियन नॉन अलाइनमेंट। तो इसमें बेसिकली इन्होंने लिखा, यह अपनी पुस्तक एफ्रो एशियन नॉन अलाइनमेंट में लिखते हैं कि ये सक्रियता की नीति है। कैसी नीति है? सक्रियता की नीति है, स्वतंत्रता की नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति की एक प्रक्रिया है। It is the process of free foreign policy.
ये बेसिकली गाउफ्रे जॉनसन का ऐसा कहना है, तो ये भी लिखना है, ध्यान रखना है। फिर जोर्लिस का अपनी किताब नॉन अलाइनमेंट ऑफ न्यूट्रलिज्म 1962 में लिखते हैं सक्रिय विदेश नीति है। क्या है? सक्रिय। जोर्लिस का। अपनी पुस्तक नॉन अलाइनमेंट इन न्यूट्रलिज्म में लिखते हैं कि एक सक्रिय विदेश नीति है तटस्थता की नहीं। लेकिन साथियों, इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो नकारात्मक परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। जैसे स्वार्थ जो बर्गनर थे, वो पहला तो इसका गहन विश्लेषण करते हैं, कहते हैं जो नॉन अलाइनमेंट है वो तटस्थता से अलग है, अलगाववाद से अलग है, 6 चीजों से अलग करते हैं। लेकिन लास्ट में से स्वार्थपूर्ण विदेश नीति बता देते हैं। तो अब कुछ नकारात्मक जैसे परिभाषाएं भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। भाई, आलोचक तो आलोचक हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, क्योंकि वास्तव में जो सही इंसान होता है, सही राष्ट्र होता है, सही नीति है, उसकी आलोचना भी साथियों होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जो है थे स्वार्ज़बर्गनर, तो स्वार्ज़बर्गनर आपको पता है यथार्थवादी हैं। वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष को ताको अलगाववाद, तटस्थतावाद, आदि 6 तत्वों से भिन्न मानते हुए इसे स्वार्थपूर्ण विदेश नीति कहते हैं। स्वार्थपूर्ण विदेश नीति कहते हैं। देखा जाए जितने भी यथार्थवादी हैं वो नेम की नीति की आलोचना ही करते हैं, क्योंकि नेम की नीति आदर्शवाद पर आधारित है। इसी प्रकार से हंस मार्गेंथाउ भी हों, वो भी आलोचना करेंगे, क्योंकि यथार्थवादी हैं। राइनल नेबूर भी हों, वो सब इसको साधन मानेंगे। आगे देखें साथियों, तो अगला भी आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में जितने भी ऐसे हैं तो वो सारे इसी प्रकार की परिभाषाएं देंगे। आगे देखते हैं कि हंस जे मार्गेंथाउ यथार्थवादी हैं तो आलोचना करेंगे। स्वार्ज़बर्गनर तो मैंने लिख ही दिया। हंस जे मार्गेंथाउ राइनल नेबूर भी इसे साधन मानते हैं, स्वार्थ हितों का साधन मानते हैं। यानी कि ये भी नकारात्मक परिभाषा में देते हैं इसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो बेसिकली रॉबर्ट स्कैलपिनो थे, वो भी ऐसी परिभाषा देते हैं। रॉबर्ट स्कैलपिनो, एम.एस. राजन भी इसकी नकारात्मक परिभाषा देते हैं। वो भी, क्योंकि ये
सहयोग पर, स्वतंत्रता पर, नैतिकता पर आधारित है, तो इसलिए न्याय पर आधारित है। तो सिंपल सा है, न्याय आप जानते हैं आदर्शवादी तत्व है, तो ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहीं न कहीं इसकी परिभाषा इसी प्रकार से देंगे। फिर एक फ्रांसी लेबियर हैं, जो बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिज्म किताब लिखते हैं, फ्रांसी लेबियर। ये भी सारे के सारे कहीं न कहीं आलोचना करने पे लगे हैं अपनी पुस्तक द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिज्म। 1964 में गुरुनिरपेक्ष नीति को अस्थिर नीति बताते हैं। तो ये सिंपल सा है, तो बेसिकली हर प्रकार से जो लोग हैं तो आलोचना ही ज़्यादा करते हैं। आगे देखा जाए, एक वास्तव में जो म्यांमार के एक नेता थे के ऊ नू, वो भी कहते हैं ये जो है कि बेसिकली तटस्थतावाद के रूप में ही इसे परिभाषित करते हैं। तटस्थतावाद के रूप में ही परिभाषित करते हैं कि उन्हें नु इसे तटस्थतावाद के रूप में ही परिभाषित करते हैं। हंस जे मार्गेंथाउ जैसे विचारक तो इसे थोती खोखली विचारधारा तक कह देते हैं। खोखली, थोती विचारधारा कहते हैं। आपने मार्गेंतु ने जो विचारधारा के 3 प्रकार बताए थे, स्मरण होगा आपको कि जब मैं राष्ट्रीय शक्ति में हमने बताए भी थे कि आपको ये 3 प्रकार मार्गेंतु विचारधारा के बताता है कि बेसिकली वो यथास्थितिवादी, साम्राज्यवादी और शांति वाली, और शांति को वास्तव में वो अच्छा नहीं मानता। कहता है शांति पर आधारित कोई विचारधारा नहीं होती। तो देखा जाए तो इसको भी इसलिए खोखली ही मानता है, क्योंकि ये शांति पर ही आधारित है और शांति यथार्थवादी मानते नहीं है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब साथियों, नेम का विकास कैसे हुआ है वो भी हमें चर्चा करना है, वो भी सुनना है। नेम का विकास, नेम के विकास पर चर्चा अब हम करते हैं। नेम का विकास कैसे हुआ है तो वो भी ध्यान रखना है। अब ये भी स्टेप हमें पता रहना चाहिए कि नेम का विकास कैसे हुआ है। धीरे-धीरे, सने-सने पूरी बातें आपको समझ आनी चाहिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तव में नेम जो है, गुटनिरपेक्ष नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों भारत की विश्व को देन है। तो इसलिए इसकी स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए आपको। गुटनिरपेक्ष नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों भारत की विश्व को देन है। अतः नियम के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नेम की स्थापना में निम्न प्रयास हुए। स्थापना कब हुई थी ये तो मैंने बता दिया, 1 सितंबर 1961 को हुई थी। स्थापना में निम्न प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें क्या-क्या प्रयास हुए थे वो ध्यान रखना है आपको। पहला, प्रथम प्रयास। देखो मैं 3 प्रयास तो महत्वपूर्ण बता ही रहा हूं। प्रथम एशियाई सम्मेलन 1947 नई दिल्ली। द्वितीय एशियाई सम्मेलन बांडुंग। बांडुंग ये नई दिल्ली का है। 1949 ये इंडोनेशिया में है। तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एफ्रो एशियाई सम्मेलन बांडुंग। ये नाम आपने सुने होंगे 3 नाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है। अब प्रथम एशियाई सम्मेलन में क्या हुआ था? इस सम्मेलन में नई दिल्ली में बुलाया गया था। इस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो अन्य एशियाई देशों के सामने रखा कि हम एक ऐसी विदेश नीति अपना रहे हैं जो रंग भेद, उपनिवेशवाद और शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी का विरोध करती है, तृतीय विश्व की एकता और यूएनओ का समर्थन करती है। तो सभी राष्ट्रों ने, एशियाई देशों ने भी कहा हम भी ऐसी विदेश नीति चाहते हैं। यानी कि इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने ये प्रयास किया जो भारतीय विदेश नीति थी उसे कहीं ना कहीं एशियाई विदेश नीति बनाना। वास्तव में आपको बता दें जो भारत की विदेश नीति है वही नेम की नीति है, क्योंकि भारत ने इसके विकास की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथियों। तो प्रथम एशियाई सम्मेलन में भारत ने बेसिकली जो अपने लक्ष्य थे, आदर्श थे, हमारे संविधान में दिए गए थे कि हम रंग भेद, उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी का विरोध करेंगे, परमाणु हथियारों का विरोध करेंगे और साथ में हम यूएनओ का समर्थन करेंगे और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे, तृतीय विश्व की एकता का समर्थन करेंगे। ये बातें भारत ने अन्य एशियाई देशों के सामने रखी। सभी ने सहजता के साथ इन लक्ष्यों को स्वीकार किया। द्वितीय इसी सम्मेलन में पुनः कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सहमति मिली कि वास्तव में सभी राष्ट्रों को इसी प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए। फिर जो तीसरा सम्मेलन है जिसे आधार स्तंभ कहते हैं नेम की स्थापना का, तो बेसिकली ध्यान में रखना है इसे नेम की स्थापना का आधार स्तंभ मानते हैं। तो इसे ही कहीं ना कहीं स्थापना का आधार स्तंभ कहते हैं तीसरा सम्मेलन को, क्योंकि इसमें पहली बार एशिया अफ्रीकी राष्ट्रों ने नेम के लक्ष्यों पर सहमति दी थी और इसमें 29 एशिया अफ्रीकी राष्ट्रों ने भाग लिया था। तो कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 29 राष्ट्रों ने भाग लिया था और इसमें कहा था कि हम बेसिकली सभी इन लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं। इसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्रों ने लिया था? 29 राष्ट्रों ने। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एशिया अफ्रीका के चीन भी ने भी भाग लिया था। लेकिन इस सम्मेलन में 5 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, नेहरू, नासिर, टीटो, क्वामे नक्रुमा और सुकर्णो। वास्तव में ये इस सम्मेलन के 5 पांडव कहलाते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में 5 पांडवों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वैसे ही कहते हैं नेम के सम्मेलन में या इस सम्मेलन में जो नेम की स्थापना का आधार स्तंभ था, इसमें इन 5 पांडवों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 5 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। तो वो क्या थी? वो कौन-कौन से नेता हैं? तो 5 नेताओं की भूमिका, तो ये 5 नेता थे नेहरू, नासिर, टीटो, क्वामे नक्रुमा और सुकर्णो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन-कौन से थे? नेहरू, नासिर, टीटो, क्वामे नक्रुमा और सुकर्णो।
इसमें नेहरू तो भारत के हैं, जानते हैं, नासिर मिस्र के थे, टीटो युगोस्लाविया के, क्वामे नक्रुमा घाना के, सुकर्णो इंडोनेशिया के। इन पांचों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के प्रयासों से कहीं न कहीं नेम के जो लक्ष्य थे, रंग भेद, उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी का विरोध और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन, तृतीय विश्व की एकता का समर्थन, यूएनओ का समर्थन, इन्हीं लक्ष्यों को इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि हमें इस नीति के आधार पर आगे कार्य करना चाहिए। तो वास्तव में इसे आधार स्तंभ नेम की स्थापना का कहते हैं। तो अप्रैल 1955 में हुआ था, इसका मंथ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात और साथियों ध्यान रख सकते हैं कि वास्तव में इस बांडुंग सम्मेलन की, जो 1955 बांडुंग सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ भी 2005 में मनाई गई थी। तो ये भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए। बांडुंग सम्मेलन 1955 की 50वीं वर्षगांठ अप्रैल 2005 में मनाई गई। इस सम्मेलन में कहा कि नेम ने अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, रंगभेद, उपनिवेशवाद, उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बाकी हैं, जैसे अरब इजराइल समस्या बनी हुई है, लेकिन साथ में कुछ नवीन समस्याएं भी आई हैं, जैसे नव उपनिवेशवाद। हमें इन समस्याओं का निदान करना है। तो बेसिकली ये 50वीं जो वर्षगांठ थी, तो 2005 में जो मनाई गई, इसमें यह भी कहा गया कि हम 4 वर्ष बाद पुनः बैठक करेंगे। हालांकि इस प्रकार की बैठकों में स्थिरता नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना कि बांडुंग सम्मेलन 1955 जो था, नेम की स्थापना का आधार स्तंभ कहलाता है। अब चौथा प्रयास जो माना जाता है नेम की स्थापना में, वो है ब्रोइनी बैठक 1956। ब्रोइनी बैठक 1956। इसमें नेहरू, नासिर, टीटो ने भाग लिया था। नेहरू, नासिर, टीटो ने भाग लिया था। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो बेसिकली नेहरू, नासिर, टीटो ने भाग लिया था। इसमें कहा गया था नेम को संगठनात्मक रूप दिया जाएगा। नेम को संगठनात्मक रूप देने पर सहमति बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रयास क्या है, वो भी मैं 5 नंबर बता देता हूं। वो है बेसिकली आपको पता रहना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, काहिरा सम्मेलन 1961। तो काहिरा सम्मेलन 1961, तो वास्तव में काहिरा में जो जून 1961 में बैठक हुई या सम्मेलन हुआ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। काहिरा सम्मेलन जून 1961। इस सम्मेलन में बेसिकली 5 नियम जो मान्यता है, आधारभूत मान्यताएं, वो नेम की स्वीकार की गई कि हम रंग भेद, उपनिवेशवाद, शीत, सैनिक गुटबाजी का विरोध करेंगे, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे। तो 5 पहचान या 5 नियम इसमें निर्धारित किए गए। तो ये ध्यान रखना है, इसमें किस राष्ट्रों ने भाग लिया था। इसमें नेम के 5 नियम या 5 पहचान निर्धारित की गई थी। ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये भी साथियों जब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, इसमें आपको परेशान
नहीं होना है। अब आगे जो है इसमें जो नेम की स्थापना में एक प्रयास और है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो है बाली शिखर सम्मेलन। बाली सम्मेलन 1900, बाली इंडोनेशिया में है, बाली सम्मेलन 1961। इसमें तय निर्धारित हुआ इसका मुख्यालय जकार्ता में होगा। मुख्यालय कहाँ होगा? जकार्ता। घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार हुआ। सेकंड चीज, फर्स्ट चीज इसमें जो बना वो है इसका मुख्यालय, सेकंड है घोषणा पत्र, फिर 3 प्रकार के शिखर सम्मेलन। फिर 3 प्रकार के शिखर सम्मेलन होंगे, ये भी इसमें निर्धारित किया गया कि वास्तव में 3 प्रकार के शिखर सम्मेलन होंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अब 3 प्रकार के जो शिखर सम्मेलन है उसमें पहला है सचिव स्तरीय सम्मेलन, दूसरा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तीसरा है शिखर सम्मेलन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, ये सखे शिखर सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों 3 वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन होते हैं। शिखर सम्मेलन में अब इसके काफ़ी शिखर सम्मेलन हो भी चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 18-18 शिखर सम्मेलन हो गए हैं, तो सारे शिखर सम्मेलनों का वर्णन भी आपको पता रहना चाहिए, भई कौन-सा शिखर सम्मेलन कब हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों? तो भई 18 शिखर सम्मेलन हैं, उनका सबके बारे में, उनमें क्या-क्या मुद्दे थे, ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो आज भी मैं कुछ शिखर सम्मेलनों की चर्चा करना चाहूँगा। तो आइए साथियों आज करते हैं नेम के प्रमुख शिखर सम्मेलन। देखो साथियों करते हैं नेम के प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो मैंने इतना आपको बता दिया कि प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। तो लेकिन एक-एक शिखर सम्मेलन पर चर्चा हमें ढंग से करनी है, ये ध्यान रखना है। अब नेम की स्थापना कब से मानी जाती है बताने की जरूरत नहीं है। 1 सितंबर 1961 में कई बार बता चुका हूँ। इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1961 से मानी जाती है और पहला सम्मेलन भी 1961 में ही हुआ था, सितंबर में बेलग्रेड में। पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड। पहला जो बैठक है शिखर सम्मेलन बेलग्रेड शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। अब इसमें क्या-क्या बातें थी वो आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो धीरे-धीरे स्मरण भी रहना चाहिए कि इसमें एक तो 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था, इसमें 3 पर्यवेक्षक शामिल थे और इसमें 27 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो ये 3 बातें आपको स्मरण रहनी चाहिए। क्या? इसमें 25 राष्ट्रों, सदस्य राष्ट्रों, व 3 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। इसमें 27 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें 27 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये भी ध्यान रखना चाहिए।
जिसमें रंग भेद, उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी, शस्त्रीकरण का विरोध किया गया था। विरोध जबकि यूएनओ तृतीय विश्व की एकता स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया गया था। का समर्थन किया गया था। अब साथियों ध्यान रखना है कि इन मुद्दों को बेलग्रेड के मुद्दे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलग्रेड के। जिनका विरोध करते हैं ये, उनको कहते हैं नकारात्मक लक्ष्य, नेम के नकारात्मक लक्ष्य। अब डरना नहीं है कि अब पूछे आपसे नेम के नकारात्मक लक्ष्य क्या हैं। नेम के नकारात्मक लक्ष्य कौन से हैं? नेगेटिव जो एम है वही है जिनका विरोध करता है, और जिनका समर्थन करता है उनको क्या कहते हैं? सकारात्मक लक्ष्य। ये समर्थन वाले क्या हो जाएंगे? सकारात्मक लक्ष्य। तो ये छोटी छोटी बातें तो पता रहनी चाहिए। और इन सबको क्या कहते हैं कि जो भी बेलग्रेड के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, बेलग्रेड में इन बातों पर बल दिया गया था। 27 सूत्रीय घोषणा पत्र में रंग भेद, उपनिवेशवाद का विरोध, शीत युद्ध का विरोध, इनको कहते हैं बेलग्रेड के मुद्दे। तो वास्तव में इन्हें बेलग्रेड मुद्दे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले सम्मेलन में जो बातें की गई उन्हें इतिहास में बेलग्रेड मुद्दे के नाम से जाना जाता है। मैं भी आपसे जब बार बार कहूं बेलग्रेड मुद्दे, तो इसका मतलब सीधा सा है रंग भेद, उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, सैनिक गुटबाजी, शस्त्रीकरण का विरोध, यूएनओ और तृतीय विश्व की एकता और स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। सीधा सा है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बेसिक है ये। बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर आगे परेशानी साथी होती है। तो ये समझ आया होगा। अब दूसरा देखते हैं शिखर सम्मेलन। दूसरा शिखर सम्मेलन काहिरा में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन जो है काहिरा में हुआ था। काहिरा शिखर सम्मेलन, काहिरा मिस्र में है। अब साथियों कम से कम मैप वगैरह तो क्लियर होना चाहिए। अब ये भी नहीं पता हो स्थान कहां पर है तो फिर आयर कहां से समझ आएगा। काहिरा शिखर सम्मेलन 1964। अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है भाई। काहिरा शिखर सम्मेलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन में एकदम नेम में वृद्धि देखने को मिली। तो मैंने बताया था क्यूबा संकट के कारण, क्योंकि क्यूबा संकट ने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं महाशक्तियां जो है विचारधारा के लिए नहीं लड़ती, अपने हितों के लिए लड़ती है। और क्यूबा संकट के बाद ये संदेश साफ गया था विकासशील देशों में कि नेम के अंदर ही उनकी रक्षा हो सकती है। तो इसमें 47 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अब इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे इसके, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे। महत्वपूर्ण मुद्दे आपको पता रहने चाहिए। पहला है भारत चीन जो सीमा विवाद को हल करने के लिए कोलंबो प्रस्ताव रखा गया था। भाई कोलंबो प्रस्ताव के तहत वो चर्चा करें, निर्णय करें। तो पहला तो ये। तो ए लक्ष्य में देखें इसमें, तो पहला तो क्या कहा गया? भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए कोलंबो प्रस्ताव रखा गया।
अब साथियों कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोलंबो प्रस्ताव तो ये है सीमा विवाद वाला, एक कोलंबो योजना और है। तो कोलंबो योजना जो है वो दक्षिणी एशिया के विकास के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं कोलंबो योजना ऊपर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो साथियों मैं लिख देता हूँ अलग पेन से कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो कोलंबो जो योजना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोलंबो योजना 1950 की है और दक्षिणी एशिया के विकास से संबंधित है। तो कंफ्यूज नहीं होना, योजना आए कि प्रस्ताव आया है, आप यहीं बस शब्दों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, बस वहीं आपका काम भी फिर खत्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, तो दिखाई दे रहा होगा। अब छोटा मोटा तो आप सब सुन भी तो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि कोलंबो योजना अलग है, कोलंबो। दूसरा बात इसमें क्या थी, इसमें एक G77 की स्थापना हुई थी। G77 समूह या ग्रुप की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, कि भाई इसमें एक G77 की स्थापना भी हुई थी, तो ये भी पता रहना चाहिए। अब आपको ये भी पता नहीं है तो फिर इसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि 1964 में इसकी स्थापना, वर्तमान में इसमें 134 देश शामिल हैं। तो वर्तमान में कितने हैं, 134 देश हैं, लेकिन स्थापना के समय 77 थे, लेकिन नाम इसका आज भी 77 है। ये दो बातें। अब तीसरा सम्मेलन लुसाका में हुआ था, तो 70 में जाकर हुआ था। लुसाका जाम्बिया 1970 में, 1970 में हुआ था, अरब इजराइल युद्ध के कारण। वैसे ये 67 में होना था, संघर्ष के कारण ये 67 के स्थान पर 70 में हुआ। इसमें बेसिकली कहा गया आर्थिक हितों की सुरक्षा पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक सहयोग और आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। न्याय पर ध्यान पर बल दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब चौथा जो सम्मेलन था वो अल्जीरियस में हुआ था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि चौथा सम्मेलन अल्जीरियस में हुआ 1973 में। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। इस सम्मेलन में ध्यान पूर्वक देखना साथियों, पूछ लेगा सम्मेलन और मिलाने के लिए दे देगा। हर छोटी बात इंपॉर्टेंट रहती है आईआर में, क्या किसी भी सब्जेक्ट में। थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा आपके सामने दिक्कत आ सकती है। इस सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में जिसे न्यू कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना पर बल दिया गया। जिसमें विकासशील देशों को आरक्षण होगा। आरक्षण या संरक्षण प्राप्त होगा। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इस सम्मेलन में मेन मुद्दा था न्यू।
उस नियो को फिर यूएनओ ने लक्ष्य कब बनाया था? 1974 में। पहले ये नेम का लक्ष्य बना था 73 में, बाद में यूएनओ का लक्ष्य कब बना? 74 में। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, तब मैंने बताया भी था। नियो यूएनओ का लक्ष्य 1974 में बना। ये नेम में जब मांग की गई तभी लक्ष्य बना। अगर नेम ये प्रयास नहीं करता, नियो की मांग नहीं करता, तो यूएनओ का लक्ष्य भी नहीं बनता। अब हम चलते हैं साथियों 5वें सम्मेलन पर। 5वां जो सम्मेलन था वो कोलंबो में हुआ था 79 में। तो आप देखते हैं 5वां शिखर सम्मेलन, 5वां नेम शिखर सम्मेलन। ये 79 में हुआ था कोलंबो में। कोलंबो आप जानते हैं श्रीलंका में है। अब ये आपको ध्यान रखना है, इस सम्मेलन में क्या मुद्दा थे? इस सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा था हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए, यानी कि अमेरिका अपना डियागो गार्सिया जो नौसैनिक अड्डा है हटा ले, डियागो गार्सिया द्वीप वापस मॉरिशस को लौटाया जाए। ये मांगे सम्मेलन में की गई थी। तो इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए। अमेरिका हिंद महासागर से अपना नौसैनिक अड्डा डियागो गार्सिया हटा ले, ये चागोस द्वीप श्रृंखला में है। चागोस द्वीप श्रृंखला का भाग है, ये भी मैं बता देता हूं। हटा ले, और यह डियागो गार्सिया द्वीप पुनः मॉरिशस को लौटाया जाए। उन्हें मॉरिशस को लौटाया जाए, ये इसमें मांग की गई। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की बात की, और ये भी कहा कि अमेरिका अपना जो नौसैनिक अड्डा है डियागो गार्सिया वो अपना यहाँ से हटा ले हथियार वगैरह, और ये डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये मॉरिशस को वापस लौटा दिया जाए। अब 6वां सम्मेलन साथियों देखते हैं। 6वां सम्मेलन हवाना में हुआ था, क्यूबा की राजधानी है हवाना, वहां पर हुआ था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये 76 आएगा मेरे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि 73 के बाद जो है 76, अब 79, 3 साल का गैप रहता है। देखो 73 और ये 76, ठीक है, 73 और ये 76। अब आएगा अगला 79 वाला। अब 6वां देखते हैं, 6ठा शिखर सम्मेलन। 6ठा शिखर सम्मेलन जो है 79 में हुआ था, 3 साल बाद होता है, विशेष कारण से गैप रहा है। तो मैंने वो गैप का कारण भी आपको बताया। तो 6ठा शिखर सम्मेलन हुआ था हवाना में। हवाना कहाँ पर है? क्यूबा में। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात थी कि नेम विभाजित होने लगा, कि इसमें नेम विभाजित होने लगा था, नेम गुट में बंटने लगा था, इसमें नेम गुटों में बंटने लगा था। क्यूबा जैसे राष्ट्र कहने लगे कि हमें सोवियत संघ का साथ देना है, सिंगापुर जैसे राष्ट्र कहने लगे कि हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए। तभी भारत ने क्या कहा? नेम की नीति गुटबाजी करना नहीं है, स्वतंत्र विदेश नीति करना है। तो वास्तव में भारत ने नेम में गुटबाजी को रोका।
नेम की एकता को बनाए रखा। तो ये साथियों आपको पता रहना चाहिए। अब हम देखते हैं 7वां शिखर सम्मेलन इसका जो है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 1983 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में नेम का पहला शिखर सम्मेलन है, जो नेम का जो भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और जो इसका संस्थापक सदस्य था, भारत ने अपनी महानता का परिचय दिया कि वास्तव में 7वां सम्मेलन भारत ने अपनी भूमि पर कराया। चाहता तो पहले में भी भूमिका थी, लेकिन भारत हमेशा सहयोग की नीति अपनाता है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए 7वां जो शिखर सम्मेलन है नेम का, 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 1983 नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में क्या-क्या बातें थी, वो आपको ध्यान रखना है। इस समय हमारी प्रधानमंत्री थी बेसिकली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें नवीन लक्ष्यों को रखा। नवीन लक्ष्य कौन-कौन से थे, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लक्ष्य थे, इसकी महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण लक्ष्य, महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण बातें क्या थी? इसमें पहला तो कहा गया कि दक्षिणी-दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो पहली इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि विकासशील देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो दक्षिण-दक्षिण सहयोग का मतलब है, दक्षिण का मतलब ही विकासशील देश होता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नियमों की स्थापना की जाए। इसके लिए विकसित देश अपनी जीडीपी का 0.7% विकासशील देशों को प्रदान करें। तीसरा लक्ष्य इसमें रखा गया पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड लक्ष्य था इसमें पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण, क्योंकि भारत जानता था कि जब तक पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण नहीं होगा, तब तक शांति की स्थापना नहीं होगी। यही पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का लक्ष्य बाद में यूएनओ ने 88 में अपना भी लिया था। तो साथियों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारत की दूरदर्शिता के परिचायक है कि भारत जानता था कि सोवियत संघ का अब पतन होने वाला है, इसलिए विकासशील देशों को आपस में सहयोग करके ही आगे बढ़ना है। अब साथियों, कि 7वें शिखर सम्मेलन में व्यवहारिक भूमिका फिर निभाई थी हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी की 84 में हत्या हो गई थी। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने थे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। तो व्यवहारिक भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजीव गांधी जी की। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया था, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने 1986 में नई दिल्ली में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया था। जिसमें भारत सहित 6 राष्ट्रों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की प्रशंसा महाशक्तियों ने भी की थी। तो देखिए, इस प्रकार से कहते हैं कि भारत के प्रयासों की प्रशंसा महाशक्तियों ने भी की। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हैं,
वो आपको साथियों ध्यान रहनी चाहिए। तो आपसे पूछे कि बेसिकली नई दिल्ली में पूर्ण परमाणु शस्त्रीकरण सम्मेलन किसने बुलाया? राजीव गांधी जी बुलाया। कब बुलाया? 86 में। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 6 में। प्रशंसा महाशक्तियों ने भी की। आगे देखते हैं साथियों, कुछ सम्मेलन और हैं तो देखना है। अभी तो आपको 8वां शिखर सम्मेलन, 8वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था हरारे में हुआ था। 8वां शिखर सम्मेलन हरारे में हुआ था 86 में। हरारे में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था वो बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था रंग भेद उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए, रंग भेद व उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए अफ्रीका एकता कोष का गठन किया गया। अफ्रीका एकता कोष का गठन किया गया। इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे बेसिकली नामीबिया के संगठन स्वापो को भी सहायता मिली थी। तो इससे नामीबिया के संगठन स्वापो को भी सहायता मिली थी। ये भी ध्यान रखना, स्वापो का पूरा नाम है साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम क्या है? साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इसकी सरकार बनी तो इसने भारत के साथ सिविल परमाणु समझौता भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अफ्रीका एकता कोष में भारत की भूमिका थी। भारत के नामीबिया के साथ अच्छे संबंध भी थे। तो इसलिए कहते हैं कि भारत ने एक नया रूप दिया नेम को। जो समस्याएं थी विकासशील देशों की, उनका निदान करने का प्रयास इसके माध्यम से किया। तो अगला जो है ये लक्ष्य ध्यान में रखना है। अगले सम्मेलन जो हुआ वो बेलग्रेड में हुआ था। आपको ध्यान है पहला सम्मेलन भी बेलग्रेड में हुआ था 61 में, और उसके बाद नवा सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। तो नवा जो शिखर सम्मेलन है बेलग्रेड में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, नवा शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, ये 1989 में हुआ था। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे आप बस सन से ध्यान रखिए साथियों। इस समय लगभग ये तय हो चुका था कि सोवियत संघ का पतन गिरने वाला है, सोवियत संघ का विघटन होने वाला है, बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। तो सारी परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि अब शीत युद्ध का जो है खात्मा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा था बेसिकली विकासशील राष्ट्रों का, तो इसमें किस किस बातों पर बल दिया गया वो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें एक तो कहा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल, दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें सूचना तकनीक व आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया। तो भारत ने कहा भी कि हमें नवीन क्षेत्रों में कार्य करना है। तो इसमें यह भी कहा गया कि सूचना तकनीक व आर्थिक सहयोग पर बल दिया जाए। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है वो भी आपको मैं बता देता हूं। वो है इसी दौरान 1989 में ही G15 संगठन की स्थापना हुई, जिसमें वर्तमान में 17 राष्ट्र हैं। नाम इसका यही है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। फिर इसमें एक बात ध्यान रखना है, इस सम्मेलन में सतत विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण के लिए धरती रक्षा कोष की स्थापना की गई।
धरती रक्षा, इसमें भी पहल भारत ने की थी। की स्थापना की गई। तो ये भी आपको पता रहनी चाहिए। अब साथियों क्या है, ये नवा शिखर सम्मेलन में आपको ये बातें पता चल गई। अब छोटी-सी बात ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जी-24 के बारे में अक्सर पूछा जाता है, जी-24 क्या है? जी-24 जी-77 का ही आंतरिक समूह है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। आंतरिक समूह है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। अब साथियों आपको जो अगली बातें मैं बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि वो अगली क्लास का आधार बनेंगे। अब आपको अगली क्लास के आधार वाली बातें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अब ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसलिए जो 10वां शिखर सम्मेलन है, वो बेसिकली 10वें से अब तक ये सब शीतयुद्धोत्तर काल में हुए हैं। तो देखते हैं शीतयुद्धोत्तर काल और नेम के सम्मेलन। और नेम के सम्मेलन। इन्हीं सम्मेलनों में जो लक्ष्य घोषित किए गए उनको कहते हैं नेम के नमक समकालीन झुकाव, नेम के समकालीन झुकाव, या नेम के नवीन परिवर्तन, परिवर्तन, या प्रासंगिकता के मुद्दे। ये सब 10वें सम्मेलन से आगे के जो लक्ष्य हैं, उनको ही इन नामों से जाना जाता है। यानी कि अब ये 10वें से 18वें सम्मेलन तक जो भी होगा, 10वें से 10th से लेकर 18वें सम्मेलन तक अगले भी होते हैं, तो सारे के सारे में जो लक्ष्य रखे गए, उनमें यही सारी बातें छाई रही हैं। तो साथियों अब इन सम्मेलनों पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में मैं आपसे विदाई चाहता हूँ मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।